हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। देखिए, राष्ट्रपति की एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और इसका पहला सवाल है। छोटे छोटे सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। आप देखोगे तो लगभग आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे और आप चुटकियों में इनके उत्तर देते रहेंगे, है ना। ध्यान देना इस चीज़ को। और देखो, हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और भाई लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। और चैनल को शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता, ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ कह रहा निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता, तो अपने माइंड में ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री जो होता है वो बहुत बड़ा पद है आपका, तो आप सोच रहे होंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कहाँ करेगा, है ना भाई। तो ध्यान देना, ये गलत है आपकी सोच, ठीक है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी उपराष्ट्रपति जो एक पद है, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करता। इसकी नियुक्ति ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे आपके राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, ठीक है ना। तो आपका उत्तर इसमें ये सही हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। आपके माइंड में ये सवाल होना चाहिए, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी आपका एकल, संक्रमणीय या हस्तांतरित और आपका क्या कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा ही होता है। हालांकि वहाँ पे केवल संसद के सदस्य ही शामिल होते हैं। चलो, अब अगले सवाल पे अगर देखा जाए तो अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अभी सवाल आया किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, अभी सवाल आया कि किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो आप ये समझ पा रहे हो, महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है उसकी भी नियुक्ति हमारा क्या करता है, प्रेसिडेंट करता है। और राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट करता है। इसका मतलब उपरोक्त सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, यानी सारे सही हैं। इसमें सारे सही हैं तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रहे, इन सभी की नियुक्ति हमारा प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना। अगला सवाल कह रहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो अगर चर्चा करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति, देखो ध्यान देना, प्रधानमंत्री करता है तो प्रधानमंत्री नहीं करता, राष्ट्रपति करता है लेकिन अपने मन से करे ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री जिसको जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करना हो तो राष्ट्रपति डायरेक्ट कर देगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति है। हमें समझ पा रहे हो ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर करना होगा प्रेसिडेंट को, तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है ना, अपने मन से नहीं करेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। अगले सवाल पे आते हैं। कहला, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक, यानी जब तक भारत के राष्ट्रपति का मन करे तब तक वो किस व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो तब तक आप बताइए ऐसा कौन सा पद है जो अपने पद पर रह सकता है, और जब राष्ट्रपति चाहेगा तो उसे बुला लेगा, है ना। तो पूरा का पूरा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में कोई अधिकार नहीं है, ठीक ना। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा।
ये तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। चुनाव आयुक्त भी, इनका समय सीमा फिक्स है, कहानी उसके बाद खत्म। लोकसभा अध्यक्ष के तो ये करता ही नहीं है। तो यानी राज्यपाल पद एक ऐसा पद है, राज्यपाल पद एक ऐसा पद है जिसे राष्ट्रपति नियुक्ति तो करता है, लेकिन चाहे तो अगले 5 वर्ष के बाद, एक्चुअली तो बेसिक रूप से राज्यपाल का भी जो कार्यकाल जो होता है वो 5 ही वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहता है तो उसको आगे भी बढ़ा देता है। आप देखे होंगे काफ़ी राज्यपाल ऐसे होते हैं जो एक ही जगह के 2 बारी 3 बारी बने रहते हैं। राज्यपाल उनके कार्यकाल को बढ़ा भी सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक, जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहेगा तब तक कोई भी राज्यपाल क्या होगा, अपने पद पर बना रहेगा। तो ये आपका पद 5 साल बाद फिर से रीइलेक्ट कर दिया जाता है, एक तरीके से आप समझ पाए, ये बना रहेगा अपने पद पे, ठीक है ना। तो कौन, तो किसी भी राज्य का राज्यपाल। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। अगर ऐसी बात करेगा तो आप समझ जाना कि वित्त आयोग कह रहा है, योजना आयोग कह रहा है, राजकीय भाषा आयोग कह रहा है और संघ लोक सेवा आयोग कह रहा है। ध्यान देना, किसे नहीं करता, वित्त आयोग को करता है, भाषा के आयोग को करता है, ध्यान रहे, लोक सेवा आयोग को करता है, बस किसे नहीं करेगा, योजना आयोग जो आपका होता है, योजना आयोग। हालांकि इसका नाम अब बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग। यह एक असंवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था होता है, असंवैधानिक संस्था होता है। नीति आयोग जो आपका होता है असंवैधानिक संस्था होता है। इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधान, हालांकि पहले योजना आयोग था उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी तो उनको थोड़ा सा समस्या थी योजना आयोग से, तो उन्होंने कहा था कि जब भी मेरी सरकार बनेगी तुमसे मैं निपट लूँगा। तो इनसे भाई साहब ने निपटा और इन्होंने क्या किया, इनके नाम को बदल करके योजना आयोग की जगह क्या रख दिया, नीति आयोग। ठीक है ना भाई, ध्यान रहे, योजना आयोग की जगह क्या रख दिया, नीति आयोग। ठीक है ना। तो आपका नीति आयोग क्या होता है, अभी बदल के नीति आयोग हो गया। 2014 में सरकार बनी थी, उसी के बाद नीति आयोग कर दिया गया। असंवैधानिक संस्था है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपका योजना आयोग जो होता है इसकी नियुक्ति कौन नहीं करता, राष्ट्रपति नहीं करता। ठीक है ना, समझ पाए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। आगे आते कह रहा है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है, वित्त बिल अगर आपको लागू करवाना है संसद में तो संसद का जो एक सदन होता है वो तुरंत क्या करेगा, इस बिल को, प्रधानमंत्री की सहमति नहीं साहब, वित्त मंत्री की सहमति नहीं, भारत के राष्ट्रपति की सहमति लेना होगा, यानी स्वीकृति लेना होगा, है ना भाई। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना होगा वित्त बिल के लिए। किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, पहले राष्ट्रपति के पास भेजना होगा, राष्ट्रपति उसे स्वीकार करेगा, तब इस बिल पे कार्य किया जाएगा। ठीक है ना, तो आपका भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। कह रहा किसी भी अभियुक्त को फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति को है। किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर देना, किसी भी व्यक्ति को सज़ा को कम कर देना, इन सभी का अधिकार किसको है, केवल और केवल राष्ट्रपति को है। अगर न्यायालय से एक बार सज़ा मिल गई किसी भी अपराधी को तो उसमें मुख्य न्यायाधीश भी कुछ नहीं कर सकता। बस ध्यान रहे, उसमें क्या करेगा, जो भी करेगा वो राष्ट्रपति कर सकता है। चाहे उसकी सज़ा को कम कर दे और चाहे उसकी सज़ा को ख़त्म कर दे, दोनों काम कौन करेगा, राष्ट्रपति कर सकता है। हालांकि किया नहीं अभी तक, है ना, अभी तक किसी ने किया नहीं है, ये ध्यान रहे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, ध्यान दें।
कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, अगर इसकी चर्चा करता है तो ध्यान रहे आपने पहले यही पढ़ा था कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों में राष्ट्रपति सदस्य नियुक्त करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य, 2 सदस्य जो एग्लो इंडियन होते थे। तो टोटल मिला करके कितने हो गए, 12 और 2 14 सदस्य। लेकिन ये अब सही नहीं है, लेकिन ये अब सही नहीं है। जिन बच्चों को 14 लगता है वो गलत है, ये अब सही नहीं है। एग्लो इंडियन पद काट दिया गया, यानी जो 2 एग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था ये अब नहीं करेगा। जो हमारी इस बार की सरकार बनी सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी हमारी बीजेपी की सरकार, इस सरकार में इसमें क्या नियम लाया गया, क्या प्रावधान लाया गया कि जो राष्ट्रपति एग्लो इंडियन 2 एग्लो इंडियन पद नियुक्त करता है, सदस्य नियुक्त करता है, अब वो नहीं करेगा। यानी अब वो कितने करेगा, केवल राज्यसभा के 12 सदस्य। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राज्यसभा का 12 सदस्य, है ना भाई, 12 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ लेना। अब राष्ट्रपति केवल 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, उससे ज़्यादा सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सकता। आगे आते हैं। कह रहा भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है, आपातकाल की घोषणा करने का भी अधिकार है, क्षमा प्रदान करने का भी अधिकार है। यानी न्यायालय ने अगर किसी को सज़ा दे दिया, मृत्युदंड दे दिया, तो उसे क्षमा करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। अगर आपातकाल की घोषणा कभी भी एनी टाइम करना हुआ तो उसका भी अधिकार राष्ट्रपति को है। अध्यादेश अगर जारी करना हुआ तो उसका भी अधिकार राष्ट्रपति को है, सिवाय एक के कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकता। ध्यान रहे, न्यायालय के न्यायाधीश उसी प्रोसेस से हटते हैं जिस प्रोसेस से आपका राष्ट्रपति हटाया जाता है, हालांकि उसका थोड़ा सा अलग होता है, कोरिजेंडम बनता है उसका। न्यायालय के जो वरिष्ठ जजेज की टीम होती है उन्हीं में इनका सिस्टम ऐसे एज अ महाभियोग के तरीके से किया जाता है और उस तरीके से उनको न्यायालय के अंदर में ही उनको उनके पद से हटाया जाता है। तो न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति के पक्ष में नहीं है, यानी राष्ट्रपति के हक में नहीं है। तो यही एक है जो राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र नहीं है, अधिकार से बाहर आता है। न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का काम ये नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो आपका यही नहीं होगा, बाकी तीनों काम राष्ट्रपति के हित में है, राष्ट्रपति के पक्ष में है, राष्ट्रपति के हक में है और राष्ट्रपति को उसका अधिकार प्राप्त है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त है, ओनली और ओनली राष्ट्रपति को प्राप्त है। यानी अगर विधि का कोई नियम होगा उस पर सर्वोच्च न्यायालय से अगर प्रश्न करने का काम करना है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा और किसी को नहीं, राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है ना। अगला सवाल कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, ये चीज़ ध्यान रहे। तो अगर बात करते हैं तो मोटा मोटी पहले आर्टिकल को समझ लेते हैं। आर्टिकल 129 कहता है, आर्टिकल 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय,
अभिलेख न्यायालय। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी घटना घटित होती है उस पे जो न्याय दिया जाता है उसको एक रजिस्टर में या एक अच्छे खासे वहाँ की जो क्या कहते हैं नोटबुक होगी, वह जो भी टेम्पलेट उसका बनाया गया होगा उसमें लिख लिया जाता है और लिख के इसको रख दिया जाता है। भविष्य में ये न्याय योजना में ये जो न्याय दिए गए होते हैं ये काम आते हैं। इनके अनुसार आपको जैसे ये बनाया जाता, मान लीजिए कोई घटना घटी तो ये देखा जाता था पहले इस टाइप की अगर घटना घटी है तो उसमें न्यायाधीश ने क्या न्याय दिया था, और अगर जो न्याय आता है उसी न्याय को वहाँ से उस आपके रजिस्टर से उस आपके अभिलेख से खोजा जाता था और उस न्याय को दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब एक तरीके से अभिलेख का काम करने लगा। आपके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के द्वारा दिया गया जो निर्णय है वो एक तरीके से अभिलेख का काम करने लगा। आर्टिकल 129 कहता है, ध्यान रहे, आर्टिकल 129। आर्टिकल 132 क्या कहता है? आर्टिकल 132 कहता है कि सर्वोच्च जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो ये प्रावधान करता है, सर्वोच्च न्यायालय ये प्रावधान करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आप डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जो होता है, निम्न न्यायालय जिसे बोलते हैं ना, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इसका सॉल्यूशन अगर मिलता है किसी व्यक्ति को लेकिन वह सहमत नहीं है तो अपनी प्रॉब्लम के साथ वो हाई कोर्ट जा जाता है, ठीक है ना। लोअर कोर्ट से वह हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट में अगर उसको रिजल्ट उचित नहीं मिला तो वह हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना। हाई कोर्ट से वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये चीज़ ध्यान देना। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कोई समस्या नहीं है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो किसी लोअर कोर्ट से तो आप अपर कोर्ट यानी उससे अपर कोर्ट ऐसे जा सकते हो। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप सहमत नहीं हुए तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट से अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में चले आइए, हम यहाँ पे आपको न्याय देंगे, ठीक है ना। तो यह प्रोसेस आर्टिकल 32 कहता है, आर्टिकल 32 आपका यह प्रोसेस कहता है, ठीक है ना। आर्टिकल 33 क्या कहे, वो 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143 कहता है कि जो आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, किसी भी घटना विशेष पर परामर्श कर सकता है। और सवाल क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143 है ना, आर्टिकल 143, ध्यान रहे आर्टिकल 143। अगर बात करें आर्टिकल 32 की तो आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। हालांकि संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना को कहा गया है, ये तो सही है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा, संविधान की एक तरीके से आत्मा, ठीक है ना, इसको क्या कहा गया है? इसको आर्टिकल 32 को भी कहते हैं। आर्टिकल 32 को किस लिए कहते हैं, क्या रीज़न है कहने का? उनका विशेष मकसद ये है
क्योंकि इसमें आपको 5 प्रकार के रेट मिलती है, ये ध्यान देना। इस आर्टिकल 32 के तहत आपको 5 प्रकार की रेट मिलती है और उस 5 प्रकार के रेट से आपको हर एक जैसे आपको न्याय से लेकर के पुलिस विभाग से लेकर के न्याय तक आपको पूरा सिस्टमैटिक तरीका उसमें बताया गया है। इवन उसमें ये भी बताया गया है कि अपर कोर्ट का अगर कोई मुकदमा है तो वो अपर कोर्ट में लड़ा जाए, अगर क्या कहते हैं लोअर कोर्ट उसको लड़ता है तो उस मुकदमे का जो रिजल्ट होता है उसे रद्द घोषित किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल 32 में मिलेंगी। हर रेट आपके जनता से लेकर के उसी आर्टिकल 32 में आपके राज्यपाल आपके राजदूत जो होते हैं विदेशों में बैठे हुए, है ना, और आपका जो राष्ट्रपति होता है, इन तीनों लोगों को अपने पद की गरिमा बनाए रखते समय, यानी जब तक वो उस पद पर हैं तब तक उनको न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता। वो भी आपका आर्टिकल 32 के थ्रू आता है, ध्यान रहे। तो आर्टिकल 32 एक तरीके के संविधान की आत्मा भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है ना। हालांकि संविधान की आत्मा सीधे सीधे प्रस्तावना को कहा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम, थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में क्या है, अधिवेशन बुलाना भी है। तो संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति का है और किसी का नहीं है। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का है, ठीक है ना, राष्ट्रपति का है। आगे आते हैं, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है। तो सहाय एवं मंत्रणा देता इसीलिए कहते हैं ना कि राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति की कार्यविधियों को चलाने के लिए या सहयोग देने के लिए, सहयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित किया जाता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद क्या करेगा, राष्ट्रपति को सहाय या मंत्रणा देगा। कौन देगा, संघीय मंत्रिपरिषद। उसी लिए संघीय मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, ठीक है ना। आगे, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। अगर ऐसी बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक कभी भी आर्थिक संकट की घोषणा नहीं की है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक कभी भी आर्थिक संकट की घोषणा नहीं की है, ठीक है ना। आगे आते हैं, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। भाई जाहिर सी बात है, यह भी काम कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। यानी विदेशों को भेजे जाने वाले जितने भी संसदीय प्रतिनिधिमंडल हैं उनके लिए नामांकन का काम भारत का राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है ना। आई थिंक आपको राष्ट्रपति से ऐसे छोटे मोटे सवाल समझ में आए होंगे और वीडियो आपको बड़ा मज़ेदार लगा होगा। छोटा सा वीडियो, मोटी मोटी बातें और समझ में आई आपको सारे सवाल, है ना। तो आप तुरंत क्या करिएगा, लाइक का बटन अब दबा दीजिएगा और आपकी रात्रि शुभ हो। धन्यवाद।